हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जनता गैराज। जस्टिन रेक्सवाल आज आपके लिए एक और वीडियो लाया है। ये वीडियो अपनी जिप्सी के एसी की फिटिंग के ऊपर रहने वाली है। एसी फिटिंग के ऊपर जिप्सी में आजकल थोड़ी लेट आ रही है वीडियो, तो उसके लिए बट आ रही है। क्या है कि थोड़ा बिजी वगैरह रहता हूँ वर्कशॉप में, तो इसलिए एडिट वगैरह नहीं कर पाता हूँ। रॉ वीडियो तो मेरे पास अभी भी काफ़ी सारी पड़ी है, बट स्टिल एडिटिंग वगैरह में काफ़ी टाइम वगैरह लग जाता है। तो बात करते हैं, अगर हालांकि मैंने सब कुछ वीडियो में दिखा दिया है, मतलब मोटा मोटा आप देख लोगे वीडियो में, बट स्टिल मेन चीज़ें मैं आपको वैसे बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आपने इससे लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख लो, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कौन सा क्या क्या लगा रहा हूँ एसी में, कौन कौन से पार्ट्स लगा रहा हूँ, कौन कौन से मतलब पार्ट्स है, क्या क्या उनके जो भी है उनके रीज़न क्यों लगा रहा हूँ, मतलब वो वाले, और कहाँ पे जो भी है उनके लगाने के क्या रीज़न है, सब कुछ मतलब पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप लास्ट वाली देख लोगे तो ज़्यादा बेटर से समझ आएगी आपको ये वाली वीडियो। मैंने उसकी टाइमिंग बेल्ट भी चेंज करी थी। टाइमिंग बेल्ट भी मैंने एक्सप्लेन करी है, बट मैं जिस टाइम पे मैंने चेंज करी थी उस टाइम पे मैं शूट नहीं कर पाया, तो जितना मैंने एक्सप्लेन कर पाया उतना आप समझ लेना। तो गाइज वैसे मैंने इसकी टाइमिंग बेल्ट जो है वो चेंज कर दिया, बट मेरे को उस टाइम पे याद नहीं रहा तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया। बट मैं आपको स्टिल बता देता हूँ। यहाँ पे एक क्या कहते हैं कैम शाफ्ट की बेरिंग होता है, एक नीचे मेन ड्राइव बेरिंग होता है इसके अंदर जो इसको पूरे को घुमाता है। यहाँ पे आइडलर बेरिंग होता है। आइडलर बेरिंग को आप क्या कहते हैं लूज़ करके, लूज़ या पूरा खोल के, और तब आप उसको निकाल के पुरानी वाली बेल्ट को, और वैसे के वैसे ही बस ये वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन घूमना नहीं चाहिए, नहीं तो जो आपकी टाइमिंग है कैम शाफ्ट की टाइमिंग और कैम शाफ्ट की ये नीचे वाले जो शाफ्ट है उसकी जो टाइमिंग है वो डिसमैच हो जाएगी और फिर आपका इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो चीज़ मैच करके रखें कि वो चीज़ जब आप चढ़ाएं तो एक घूमे ना ये वाली शाफ्ट और ना ही नीचे वाली शाफ्ट, तो बेरिंग जो है वो घूमे ना, जिससे तो और जैसे कि जैसा है वैसे ही चढ़ा दे। और इस वाली साइड से टाइट रहे, जब आप चढ़ा रहे हो इस वाली साइड से टाइट रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें जो दांते होते हैं। ये टाइमिंग बेल्ट तो हमें ये वाली राइट साइड से बिल्कुल टाइट रखनी है, इस वाली साइड से, मतलब जो इसके टीथ्स हैं वो बिल्कुल ऊपर भी खिंच के लगने चाहिए और नीचे भी खिंच के लगने चाहिए। फिर जब ये राइट यहाँ से लेफ़्ट साइड से ये हमें बिल्कुल टाइट रखनी है। अभी मेरा राइट है, बट लेफ़्ट साइड से हमें ये मतलब बिल्कुल टाइट रखनी है। जो इसके टीथ्स हैं वो ऊपर और नीचे बिल्कुल मतलब इतनी खिंची होनी चाहिए कि बिल्कुल फंस के जाएँ, और फिर इस साइड फालतू होनी चाहिए ताकि वो आइडलर बेरिंग जब हम टाइट करें तो उसमें बिल्कुल वो फंस के और टाइट हो जाए, और बिल्कुल ऐसे दबे तो बहुत टाइट हो, तो समझ लेना ये बिल्कुल फिक्स बैठी है। और जब आप चेंज कर रहे हो तो आपका ये वाला बेरिंग और नीचे वाला बेरिंग घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी और उसी की टाइमिंग मैच होती है। अगर वो घूम जाएगा तो टाइमिंग डिसमैच हो जाएगी और फिर खेल ख़राब है। और उसके लिए फिर ये भी खोलना पड़ा था। इसमें नीचे 8 नंबर के नट है, ये देख, ये 8 नंबर के नट लगे हुए हैं इसमें, ये खोलने पड़े। इसमें आपको यहाँ पे कुछ फंसाने के बाद तभी खुलेगा। और गाइस इसको लगाने के लिए, इसके जो नट्स हैं खोलने के लिए या फिर लगाने के लिए, ये जो ये वाला एरिया है ये इनमें आपको कुछ पेचकस वगैरह फंसा के पहले जो ये बेरिंग है रोकना पड़ेगा, तब जाके नट खुलेंगे और ऐसे ही ये टाइट होंगे। या फिर इससे आप रोक लो, जो बीच में नट है, बीच में नट दिख रहा है, इससे भी आप रोक सकते हो। और फिर फ़ैन खोलने के लिए अंदर की साइड ये नट है, ये खोलने होते हैं, 4 नट होते हैं। ये खोल के फ़ैन बाहर आ जाएगा और फिर ये पुली बाहर आ जाएगी। और इसके लिए आप यहाँ से अल्टरनेटर को लूज़ करके, ये एडजस्टर का नट है, इसको लूज़ करके अंदर की तरफ चला जाएगा तो ये बेल्ट ढीली हो जाती है। और इसको यहाँ से ऐसे पेचकस से करके और ये टाइट भी हो जाता है। आप यहाँ पे पेचकस फंसा के इसको इस तरफ करोगे, ऐसे करके ये टाइट हो जाएगा, और साथ के साथ टाइट करो तो ये टाइट हो जाती है फिर बेल्ट। अगर किच 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 की आवाज़ आती है स्टार्टिंग पे तो ये बेल्ट की आवाज़ करती है, ये वाली करेगी या पावर स्टीयरिंग की करती है, तो
उसके लिए आप यहाँ से इसको टाइट कर सकते हो। और वैसे मैंने ये सारा का सारा खोला था और फिर अभी लगा दिया है। और अब इसमें एसी का काम जो होना है वो पहले तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे ये वाली पत्ती लगी हुई थी, ये यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लगी हुई थी, ये माउंटिंग्स में इसमें ऐसे लगी हुई थी यहाँ पे ऐसे। अब ये यहाँ पे लगेगी ऑलमोस्ट यहाँ पे, और भी इधर जहाँ पे भी लगेगी वो मैं आपको दिखा दूँगा वेल्ड होके। और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर रेडिएटर लगेगा और रेडिएटर के आगे कंडेंसर के आगे इलेक्ट्रिक फैन लगेगा। इस पंप के नीचे यहाँ पे लगेगा कंप्रेसर और यहाँ पे आइडलर बेयरिंग लगेगा इसमें। तो जैसे जैसे लगता जाएगा मैं आपको दिखा दूँगा। तो गाइस ये वाली जो पत्ती है पहले यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, इस वाले पोर्शन पे आगे करवाई है ताकि यहाँ पे कंप्रेसर लग सके। ये पूरा एरिया कंप्रेसर जो एसी का कंप्रेसर है वो कवर करेगा। और उसी के साथ साथ ये वाली ये जो माउंटिंग है पत्ती है इसकी रेडिएटर की, इसमें भी हल्का सा बेंड करा के और वो कराया है। और एक पत्ती ये पूरी की पूरी ये इस साइड की है। निकालियो। तो गाइस ये पत्ती है यहाँ से कट करके और पूरी की पूरी ये सीधी करवाई है, मतलब ये लगेगी ऐसे करके ऐसे। और यहाँ पे आएगा रेडिएटर, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे आएगा रेडिएटर और वो मैं आपको दिखा दूंगा। और अभी लगाएंगे कंप्रेसर लगाने के लिए ना कहीं से भी कंप्रेसर नहीं घुसेगा सिवाय यहाँ से कंप्रेसर जाएगा। और यहाँ पे भी कंप्रेसर लगाने के लिए पहले आपको यहाँ पे ऑयल फिल्टर लगता है, वो ऑयल फिल्टर हटाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से कंप्रेसर जाएगा। और फिर उसके 3-4 ये जो स्टीम वाली माउंटिंग है इसमें तो 3 ही नट की ऑप्शन है, 3 नट लगेंगे। और वैसे कंप्रेसर में 4 नट की ऑप्शन भी है, तो अभी 3 नट लगा के और पूरा वो लगा देते हैं। और फिर उसके बाद ये 14-18 का कंडेंसर है, इसकी फिटिंग करेंगे। ये इसके रेडिएटर के आगे रहेगा। इसकी ये पत्ती बना दी है, ये पत्ती ऐसे मुड़ के और इस वाली माउंटिंग में यहाँ से लग जाएगी ऐसे ये वाली। और यहाँ पे एक का ऑप्शन ही आया है अभी, ऊपर वाली में ये वाला पाइप पड़ रहा है और यहाँ पे ये। और वैसे ही जहाँ पे उसका अगर आप स्टीम वाला मैंने इसमें कंप्रेसर लगाया, अगर आप स्टीम वाला कंप्रेसर लगाते हो तो आपको जो उसका नीचे का ब्रैकेट है एक जिसमें रेडिएटर की पत्ती कसती है वो आपको वेल्डिंग से काटना पड़ेगा और फिर वो आगे एडजस्ट करके वेल्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि उस पोर्शन पे कंप्रेसर आएगा तो इसलिए वो आपको आगे मूव कराना पड़ेगा। और कंप्रेसर आप वीडियो में देख लेना, वो सिर्फ पीछे से ही जाएगा, जहाँ पे जिप्सी का ऑयल फिल्टर लगा रहता है वहाँ से ही जाएगा और कहीं से नहीं जाएगा। मैंने बहुत कोशिश करी थी, तो वहाँ से ही जाएगा और जाके फिर उसमें 3-4 मिनट होते हैं वो लग जाएंगे। बस ये लग चुका है अब। और इसकी क्या कहते हैं, सेव कर ले अब इसको। तो हल्का सा टाइट कर दे बस इसे। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करी थी कंडेंसर और आगे इलेक्ट्रिक फैन की फिटिंग से। तो पहले उस पर बात करते, तो उसमें क्या था कि मतलब काफ़ी सारे सबसे ज़्यादा एरर्स उसी में ही आए थे और वो मैंने करीबन 5-6 बार से ज़्यादा मैंने खोली है, लगाई है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी उसमें कंडेंसर लग रहा था तो कभी बाहर से फ़ैन नहीं लग पा रहा था, फ़ैन लग रहा था तो कंडेंसर नहीं लग पा रहा था, कभी कंडेंसर ऊपर फंस रहा था, 50 तरह के मतलब उसमें एरर्स थे। बट स्टिल जो मेन प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि
जो उसके पहले आप रेडिएटर निकालो, रेडिएटर निकालने के बाद सबसे पहले आप फ़ैन डालो, फ़ैन को आप आगे किसी चीज़ में बांध दो या लॉक कर दो जिससे कि आपका वो फ़ैन गिरे ना, फिर कंडेंसर डालो और फिर रेडिएटर डालो। तो जहाँ पे जिस पत्ती में रेडिएटर कस दिया उसी में ही मैंने कंडेंसर को कस दिया है, वो आप देख लोगे वीडियो में। और फ़ैन को मैंने कंडेंसर में लगाया है, फिटिंग उसकी कंडेंसर में करी है। और मेन चीज़ क्या थी कि जो मतलब इतना ज़्यादा स्पेस नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। स्पेस की सबसे ज़्यादा आगे जो प्रॉब्लम रहती है वो स्पेस की रहती है, और बहुत ज़्यादा ही रहती है, मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा रहती है। तो मेन चीज़ क्या हुआ कि सपोज़ ये पत्ती है जिसमें रेडिएटर कसता है और रेडिएटर वाली पत्ती ये है, तो ये ऐसे रहती है, तो स्पेस नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इस पत्ती को पीछे कर दिया। तो इस पत्ती में एक नट और था, तो मतलब सपोज़ इसकी थिकनेस इतनी है, तो ये मैंने इधर कर दिया। तो करीबन जो मैकेनिकल फ़ैन है जो इंजन के आरपीएम पे घूमता है उसके और रेडिएटर के बीच में करीबन इतना गैप था। तो ये लगा लो कि इतना गैप ख़त्म हो गया और फिर आधा ही बचा, मतलब इतना गैप बचा था। फिर भी जब मैंने उसको इधर से इधर ले आया तो इतना, फिर वो गैप मेरा आगे यूटिलाइज हो गया इलेक्ट्रिक फ़ैन और कंडेंसर की फिटिंग करने के लिए। तो गाइस जो अभी हमें मेन दिक्कत आ रही है एसी के मतलब इस वाली फिटिंग में, वो है ये कंडेंसर, फ़ैन और रेडिएटर आगे फिट करने में। और अभी ये लगा लो मैं 3-4 बार इसको निकाल चुका हूँ और फिर से लगा चुका हूँ। और मेन दिक्कत जो है वो ये है कि जो यहाँ पे स्पेस है ये इतनी बन नहीं पा रही है कि मैं कंडेंसर और फ़ैन इसमें दोनों के दोनों एक साथ लगा सकूँ रेडिएटर समेत। उसके लिए मैंने क्या कहते हैं जो ये वाली पत्ती है ये भी थोड़ा इधर की तरफ पीछे की तरफ बेंड कराई है, बट तब भी स्पेस नहीं बन पा रहा है। वो वाला जो ब्रैकेट है ये माउंटिंग है, ये तो मैंने आगे की तरफ करा दिया, पहले यहाँ पे था, वेल्ड हो चुका है। तो अभी मेन दिक्कत क्या है कि मगर जो इसे फ़ैन है, फ़ैन में अगर आप देखोगे यहाँ, अगर आप देखोगे तो ये देखो करीबन इतना गैप है, इतना गैप है। ये मैं इतना भी कर दूंगा तो हो जाएगा। पहले दिक्कत इसमें आ रही थी, पहले क्या दिक्कत आ रही थी इसमें, पहले हमने क्या कहते हैं
रेडिएटर लगाया, रेडिएटर लगाने के बाद फिर ग्रिल हटाई, ये हटाए, ये यहाँ पे कुंदे लगे रहते हैं जिसमें फ्रंट ग्रिल लगती है। फिर हमने कंडेंसर बढ़ाया, बट कंडेंसर बढ़ाने के बाद फिर फ़ैन लगा दिए तो फ़ैन इधर से नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि ये जो इसका कंडेंसर है कंडेंसर में लग रहा था या फिर रेडिएटर में लग रहा था, बिल्कुल भी घुस नहीं रहा था। मतलब कंडेंसर ना होने के बावजूद अगर हम फ़ैन घुसा रहे थे तभी बहुत ज़्यादा टाइट घुस रहा था, तो कंडेंसर लगने के बाद तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके लिए हमने फ्रंट का जो इसका बम्पर है वो भी हटाया, कोशिश किया कि यहाँ से बढ़ जाए ऐसे, बट यहाँ से भी नहीं बढ़ा, क्योंकि पूरा इंक्लाइन में जाएगा, वो यहाँ तक इंक्लाइन में ऐसे जाएगा और यहाँ पे जाके इसमें लग रहा था, तो ये इसमें भी नहीं लगा। क्या कहते हैं, यहाँ से भी नहीं घुसा, वहाँ से भी नहीं घुसा, नीचे से भी कोशिश करी। फिर हमने कंडेंसर निकाला, पहले ये घुसाने की कोशिश करी, पहले फ़ैन घुसाने की कोशिश करी और फिर दोबारा से कंडेंसर लगा देते तो फिर कंडेंसर नहीं लग रहा था। तो मतलब एरर्स पे एरर्स आए जा रहे हैं। उससे पहले हमारा क्या प्लान था कि जो इसके ये वाली नट जहाँ पे लगते हैं रेडिएटर के, इनमें ही हम इस कंडेंसर को लगाए, मतलब ऊपर, तो कंडेंसर यहाँ तक आ रहा था, बट यहाँ पे इतनी स्पेस ही नहीं है। ये तो अभी बन चुकी है इतनी स्पेस, पहले इतनी भी स्पेस नहीं थी, तो ताकि जो कंडेंसर है ऊपर तक आ सके, तो इसलिए फिर मैंने इसको नीचे किया और नीचे करने के बाद सिर्फ एक एक ही पत्ती लगा के एक एक ही पत्ती से ऐसे मैंने माउंट करा था। फिर उसके बाद फ़ैन की प्रॉब्लम हुई, अब फ़ैन भी नहीं लगा जब, तो फिर मैंने खोला है और पूरा का पूरा रेडिएटर निकाला था, फिर कंडेंसर निकाला था, फिर पहले फ़ैन को बढ़ाया, फिर कंडेंसर, सबसे पहले मैंने ये पूरा का पूरा खोल के फ़ैन घुसाया, फ़ैन घुसाने के बाद फिर कंडेंसर घुसाया और फिर रेडिएटर लगाया, फिर इसकी माउंटिंग करी। और ये मैंने इसके लिए पहले इसमें ये लॉक लगा रखा है, ये इसमें मैंने बांध दिया था ताकि ये नीचे गिरे ना। बट अभी फिर से जो एरर आया है वो ये एरर है कि जो पत्ती है पता नहीं जो वेल्ड होके आई है, तो ये और मतलब आगे की तरफ हो चुकी हैं, तो जो गैप है वो इधर ज़्यादा है और इधर मुझे बिल्कुल भी गैप नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं ये भी लगा दूंगा और उसके बाद ये फिट करूंगा, तो जो इसकी यहाँ पे पत्ती लग के और ये इसमें पत्ती कसेगी, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए, और मेरे पास बिल्कुल भी एमएम्स में स्पेस है, इतनी स्पेस है नहीं कि इसमें पत्ती वगैरह लग सके मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने अब दोबारा से खोलूँगा और अब मैं जो करूँगा वो ये है कि जो ये वाली पत्ती है इसको मैं नट के इधर ले जाऊँगा और फिर इसमें नट लगा के और पीछे इधर से बोल्ट कस दूँगा, ताकि फिर ये स्पेस भी आ जाएगा और लग। तो अभी ये जो इसकी ये इस पुली में फंसी हुई है, ये इसका ये प्लास्टिक का एक कवर है, पुली में फंसा हुआ है और ये भी लगा दिया है। यहाँ पे नट लग चुके हैं। इधर ये पहले ये वाली पत्ती इसके इधर थी, यहाँ पे थी, अब ये उधर करके और फिर पीछे से नट कस दिए और इसके नट यहाँ पे है, ये यहाँ पे कस जाएगा, तो ये भी फुल सेट हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे किया है। और अब आप अगर स्पेस देखोगे तो हाँ ठीक ठाक स्पेस है, इतनी स्पेस है अभी, जितनी मेरी आगे उंगली दिख रही है इतनी स्पेस है, और इतनी ही स्पेस यहाँ पे, इतनी स्पेस है। हाँ यहाँ पे भी ठीक, बहुत ठीक, मतलब इतनी स्पेस है, मेरे नाखून के आधे जितनी स्पेस है। तो इसको अगर मैं हल्का सा इधर कर देता हूँ तो इसमें पत्ती लगा के इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच देंगे। बट ठीक है अभी, मतलब जो स्पेस है वो इसमें ठीक है, ना ज़्यादा है ना ज़्यादा कम है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। और इसका कंडेंसर भी फिट हो चुका है, ये रहा यहाँ पे, ये रहा। अब इसकी फ़ैन की और फिटिंग रहनी है। फ़ैन की होते ही बस ये हमारा आगे का जितना भी काम है सारा कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। और सबसे ज़्यादा सिरदर्दी का काम यही था। कंप्रेसर फिट हो ही चुका है, फिर ये होने के बाद
फिर जो नेक्स्ट है वो अपना डैशबोर्ड खोल के और उसमें कूलिंग कॉइल लगाएंगे, वो सीन है। अभी इसको कर लेते हैं, फिर उसको देखेंगे। तो अभी कंडेंसर भी फिट हो चुका है और फ़ैन भी फिट हो चुका है। फ़ैन की फ़िटिंग आप चेकआउट कर लो, यहाँ पे इसमें फ़िट किया है। और इसमें मैंने पीछे 2 वार्सल लगाए हैं ताकि थोड़ी सी जो इसकी गैप है फ़ैन और कंडेंसर के बीच में वो बढ़ जाए। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 2 वार्सल लगाए हैं और पेचों से टाइट किया है। पेच थोड़े लंबे होने चाहिए ताकि ईज़िली टाइट हो जाए और मतलब ये इनके स्पेस को भी कवर कर ले। वैसे ही मैंने यहाँ पे पत्ती लगा के यहाँ से यहाँ पे टाइट किया है और फिर यहाँ पे पतले जो इसकी पीछे की थिकनेस होती है नट की, वो पतली होनी चाहिए। यहाँ पे तो दिखेगी नहीं, तो ताकि वो इसमें कंडेंसर में ना लगे। और यहाँ पे पत्ती फ़ैन में लगा दिया है और ऐसे ही नीचे लगाया है। और जो कंप्रेसर था अपना वो दोबारा से खोल के और इसमें से जो भी ऑयल निकाला है थोड़ा बहुत निकला है, ताकि फिर हम दोबारा से प्रॉपर ऑयल फिल कर सके। क्योंकि फिर हमें अंदाज़ा नहीं होता ना कि अभी इसमें कितना ऑयल है कितना नहीं, तो जितना भी ऑयल था इसमें वो सारा का सारा ड्रेन कर दिया है। तो जो ये कंप्रेसर है इसमें जितना भी ऑयल था वो ड्रेन कर दिया, क्योंकि फिर हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें कितना ऑयल है और कितना ऑयल और हमें डालना है। तो इसलिए पूरा का पूरा ऑयल ड्रेन करके और फिर अब जितना भी ऑयल इसमें डलता है उतना ही ऑयल डालेंगे। और सबसे मेन चीज़ है जो पावर स्टीयरिंग की पाइपलाइन की फ़िटिंग है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से पाइप सारे हैं, ये जा रहे हैं यहाँ से, और जो इसमें ये वाला पाइप देखो ये यहाँ से, और ये यहाँ के कूलेंट के इस पे से ऊपर जाके और फिर यहाँ पे फिट हुआ है। पहले ये नीचे से जा रहा था ऐसे घूम के और यहाँ से आके नीचे से घूम रहा था, जहाँ पे कंप्रेसर है वहाँ से ऐसे घूम के और तब इधर से आके और तब ऐसे जा रहा था। बट अभी यहाँ पे पाइपलाइन आएगी कंप्रेसर की, तो ये पूरा का पूरा स्पेस कंप्रेसर के लिए छोड़ दिया है हमने। तो ये सबसे बेस्ट हुआ है मेरे को। मैं यही सोच रहा था कि कैसे होगी इसकी फ़िटिंग, कैसे नहीं पाइपलाइन की, बट पावर स्टीयरिंग की पाइपलाइन की तो हो गई और बिल्कुल प्रॉपर हुई है यहाँ से आके। और ये वाला पाइप है और यहाँ पे ये वाला इसमें लग चुका है। अब जो नीचे का जितना भी स्पेस है वो हम एसी की पाइपलाइन के लिए यूटिलाइज़ कर लेंगे। और इसमें भी जो भी थोड़ा बहुत गैप है वो ठीक है, वैसे लगेगा नहीं, बट अगर हमें चांसेस लगेंगे तो एक पत्ती यहाँ पे इसमें वेल्ड करा के और इसमें इस पत्ती में या किसी भी नट में वेल्ड टाइट करके और इसको ऐसे खींच देंगे, हल्का सा ऐसे खींच देंगे ताकि फ़ैन से हल्का सा 1-2 mm का गैप और बन जाए। और आगे इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गैप है, मतलब करीबन 1 उंगली की गैप है। बिल्कुल प्रॉपर फिट हुआ है। जो ये फ़ैन है ये 14 इंची का फ़ैन है, बट अगर कोई जिप्सी में लगाता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इंडिका बेहर का 13 इंची फ़ैन आता है, उसकी जो थिकनेस होती है वो थोड़ी सी कम होती है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। ये मैंने बोला तो इंडिका बेहर का ही था, बट उन्होंने मेरे को लगा कि वो 14 इंची है, मतलब मेरे को जिन्होंने बताया वो कह रहे कि 14 इंची है, उन्होंने 14 इंची का ये दे दिया, इंडिका बेहर का नहीं दिया। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा स्पेस वगैरह बनाने में दिक्कत हुई है, बट सब कुछ हो चुका है और बहुत परफेक्टली हुआ है। और एक और चीज़ जो इसका ये वायर का ये है पॉइंट, ये नीचे की तरफ होना चाहिए ताकि इसमें इन फ्यूचर में पानी वगैरह ना बढ़े। अगर ये ऐसे ऊपर रहेगा तो ऊपर से अगर पानी आता है तो इसमें मोटर में जाने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए नीचे की तरफ होना चाहिए। तो गाइज ये A7 वाली कूलिंग कॉइल है। अब इसकी फिटिंग कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये वाला साइड सेक्शन का है, मैं भूल चुका हूँ कौन सा वाला साइड सेक्शन का है, कौन सा वाला साइड ब्लोअर की तरफ जाएगा। तो वैसे सपोज ये वाला ले लेते हैं हम, ये वाला साइड सेक्शन का है, हाँ यही वाला है। हाँ। तो ये वाला साइड सेक्शन का है, तो ऐसे लगेगा, ये ब्लोअर लगा हुआ है। तो गाइज ये ब्लोअर है, इसमें ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से बिल्कुल नीचे तक कट जाएगा। और ये आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे ये ब्लोअर है, ये यहाँ से सेक्शन होती है, जितना गोल है ये ब्लोअर है, यहाँ से हवा खींचता है, ये यहाँ से सेक्शन होती है। और ये वाली चीज़ में अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी फिटिंग कैसे होगी। अब ये चीज़ है,
ये उस तरफ जाएगी जहाँ पे ब्लोअर शक करता है, तो ये पत्तियों से उसमें क्या कहते हैं कस जाएगा, पत्तियाँ लगा लगा के। बट अब बीच का इसमें पहले क्या था कि पहले मैं सोचा था कि इसमें फॉर्म वगैरह लगा के इसको आइसोलेट कर दूंगा, और तो यहाँ से सेक्शन होगा। तो मेन चीज़ क्या है कि पहले इसको ऐसी पत्तियों से लगा के, और मैंने सोचा कि इसको आइसोलेट कर दूंगा, फॉर्म वगैरह लगा दूंगा ताकि कहीं से, बट उसमें ये है कि उसमें फॉर्म वगैरह वो टेम्परेरी फिटिंग होती है, उसमें कहीं ना कहीं से अगर इसके बीच में से कहीं ना कहीं से लीकेज हो गया तो फिर वो बाहर से हवा खींचने लगेगा, क्योंकि इसमें से खींचना थोड़ा सा हैवी होगा और वहाँ से इजीली वो मतलब एयर शक कर लेगा, तो फिर गर्म हवा आएगी। तो इसके लिए मैंने सोचा था कि इसको पूरा का पूरा एक बंद करके किसी एक पत्ती से, और इसमें जितना उसका ब्लोअर का डायामीटर है उतना एक ऐसे एक गोल सा ऊपर की तरफ निकलवा के, जो कि उसमें अंदर घुस जाए, जैसे ब्लोअर का सेक्शन वाला है ये ऐसे उसमें घुस जाएगा और बिल्कुल वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और फिर उसमें हल्का बहुत फॉर्मिंग वगैरह लगा के या जो भी है मतलब बिल्कुल फिक्स, और साइड से पत्तियाँ वगैरह लगा के फिक्स हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि उसमें हमारी कूलिंग लीकेज नहीं होगी, कहीं से एयर लीकेज नहीं होगी, कुछ भी नहीं, और बिल्कुल एक प्रॉपर फिटिंग आएगी, और एक मतलब मस्त जो है वो बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आएगी, और कूलिंग वगैरह बहुत औसम लेवल पे होगी, कहीं से कोई लीकेज नहीं होगा। तो गाइज़ ये जो मैंने बताया है जो ये बनेगा, इसका जो वो पत्ती वगैरह लग के और उसमें गोल वो लग के वो जो कूलर वगैरह बनाते हैं वो बहुत ढंग से बना देंगे। अगर आप उनको एक्सप्लेन करोगे कि ऐसे ऐसे बनवाना है तो वो बहुत प्रॉपरली उसको बना देंगे, और फिट वगैरह फिर आप खुद करा सकते हो एसी वगैरह वाले पेजेस पे भी। तो मतलब ये बहुत एक सही आइडिया है। मेरे को ये एक भाई अपने भाई है मतलब एसी वगैरह का ही काम करते हैं, उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा कराओ, तो मेरे को भी फिर सही लगा कि हाँ जो एक फिटिंग है वो बिल्कुल एक प्रॉपर आएगी, जेन्युइन फिटिंग आएगी, जैसे कि फैक्ट्री फिटिंग वगैरह होती है वो बिल्कुल उसी हिसाब से फिटिंग आएगी। और फिर इसको आइसोलेट करके थोड़ी डैम्पिंग वगैरह या फॉर्मिंग वगैरह से, ताकि जो उसकी कूलिंग है वो लीकेज ना हो थ्रू दी मेटल। तो गाइस ये जो पूरा का पूरा डैशबोर्ड खोल चुके हैं, ऑलरेडी खोल चुके हैं, और अगर आपको ये खोलना है मतलब आपको जानना है कैसे क्या क्या इसमें खुलता है, तो ऊपर के 3 नट खुलते हैं, साइड में यहाँ पे 2 नट लगते हैं जो इसमें लैच में लगते हैं, उस साइड भी सेम ये 2 नट होंगे, और उसके साथ साथ नीचे भी नट होते हैं, इनमें ऐसी पत्तियाँ होंगी, इनमें नट होते हैं, अगर आपकी में हो, मेरी में ये नहीं थे। और उसके साथ साथ ये नट खोलने होते हैं, ये पेच होते हैं इनमें, ये 4 पेच होके, और फिर ये मतलब निकाल के पीछे की तरफ पुश कर देते हैं, ये निकल जाता है। और फिर अपना जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है उसके नट वगैरह खोल के, उसके स्पीड वायर सॉकेट वगैरह निकाल के, और स्टीयरिंग निकालने के बाद फिर वो निकलता है, पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर निकलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर निकलने के बाद फिर पूरा का पूरा डैशबोर्ड बाहर आ जाता है। और ये मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये ब्लोअर है, ब्लोअर मैं निकाल चुका हूँ, और ब्लोअर के साथ साथ ये जो ऊपर वाली ट्रे है ये भी मैं निकाल चुका हूँ। और ये ट्रे अब मैं दोबारा नहीं लगाऊंगा इसको निकालने के लिए पहले आपको ये इसमें ब्लोअर और ये एक साथ फंसी होती है, तो पहले आपको इसके जो ये नट है यहाँ पे, ये वाले नट है ये, और ये इनमें से पहले आपको ट्रे निकालनी होगी, और फिर ऐसे यहाँ से निकालनी होगी, यहाँ पे भी ये दे 2 नट, और फिर आप उसको इधर की तरफ लेफ़्ट साइड में पुश करोगे तब जाके ट्रे और ब्लोअर निकलेगा। ब्लोअर के 2 नट यहाँ पे लगे होते हैं, वो खोलने होंगे तब जाके वो निकलता है। और अब मैं ट्रे ना लगा के, इसमें आपको दिख रहा होगा ये फाइबर शीट है, फाइबर शीट लगाऊंगा मैं इसमें, ये पूरी की पूरी, और इसमें फिर ऊपर से सीम सीलर भरने के बाद इसको बिल्कुल सील्ड कर दूंगा, मतलब ऊपर से पानी वगैरह इसमें से नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं अभी इसमें नट भर के और फिर छोड़ दूंगा तो इसमें से फिर यहाँ से पानी आएगा और यहाँ से बहेगा, क्योंकि ट्रे अब हट जाएगी, क्योंकि इसमें कूलिंग कॉइल लगेगी। ये जो ट्रे थी, ये जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन अड़ रहा है कूलिंग कॉइल लगने के टाइम पे, मतलब जहाँ पे ये पोर्शन होगा वहाँ पे कुछ पार्ट कूलिंग कॉइल का आएगा, इसलिए इसको हम हटा रहे हैं और डायरेक्ट कूलिंग कॉइल लगेगी। तो इसीलिए हम इसको ऊपर से पैक करने के लिए पहले मैंने इसमें फाइबर शीट लगाई है, वो ठीक है। फाइबर शीट के लिए सबसे पहले तो मतलब जितने भी छेद थे वो मैच करके और तब बैठाने पड़े हैं, बहुत मुश्किल से बैठे। अब ये बीच में से डाउन हो रखी है, इसका भी मैं जुगाड़ करूँगा, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा मैंने क्या किया क्या नहीं।
बट पहले अभी इसके नट कसने के बाद फिर इसमें ऊपर से सीम सीलर वगैरह, सीम सीलर से पहले ही मैं इसका जुगाड़ करूँगा, इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे पैक्ड हो जाएगी ये, ताकि फिर इसमें से कोई लीकेज वगैरह कुछ ना हो। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अचिन रैक्सवाल विद यू, फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय।